प्यारे साथियों, मेरा नाम हिमांशु है और आज हम कॉम्प्ट्रे और एन ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग के विषय में संबंधित कुछ रोचक तथ्यों के बारे में विस्तार से जानेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 8 अगस्त 2020 को राजीव महर्षि के स्थान पर श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल थे, उन्होंने आज अपना कार्यभार संभाला है। राष्ट्रपति के सामने उन्होंने आज अपने कार्य की शपथ ली है। तो आज हम इसी टॉपिक पर, कैग के टॉपिक पर आप सभी से डिस्कस करेंगे, आप सभी के साथ वार्तालाप करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, कॉम्प्ट्रे एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो अब जीसी मुर्मू हैं। भारत के संविधान में एक अनुच्छेद है 148, जिसमें महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है। इसे संसद का एजेंट कहा जाता है। यह लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। इसका नियंत्रण सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार दोनों स्तर पर होता है। कैग का कर्तव्य होता है कि भारत के संविधान एवं संसद की विधि के तहत वित्तीय प्रशासन को संभाले। तो देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है कौन? कैग। यह आर्टिकल 148 के तहत आता है। वित्तीय प्रशासन की जिम्मेदारी केंद्र व राज्य दोनों स्तर पर होती है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। इससे पहले वह राष्ट्रपति के नाम किसी भी समय अपना त्यागपत्र भेज सकता है। राष्ट्रपति द्वारा उसे इसी तरह हटाया जाता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। जैसे संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके दुर्व्यवहार एवं अयोग्यता पर प्रस्ताव पास कर उसे हटाया जा सकता है। अब कैग की स्वतंत्रता क्या क्या है, किस तरह से कार्य करता है, इसके बारे में आइए देखते हैं। तो आर्टिकल 149 में कैग भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि और प्रत्येक संघ शक्ति प्रदेश से सभी व्यय संबंधित लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। कैग केंद्र व राज्य अनुदानित सभी निकाय एवं प्राधिकरण, सरकारी कंपनियों, निगमों, ऋण, निक्षेप, विधि, जमा, अग्रिम, सेविंग अकाउंट से संबंधित सरकार के सभी लेन देनों का लेखा परीक्षण करता है। कैग केंद्र और राज्यों के किसी भी विभाग द्वारा सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ व हानि लेखाओं, तुलना पत्रों व अन्य अनुषंगी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। अब आर्टिकल 151 में कैग केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को, और जो राष्ट्रपति उसे संसद पटल पर प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट कैग किसको देता है? राज्यपाल को। ठीक है। अब आर्टिकल 279 में ये प्रावधान है कि कैग किसी कर या शुल्क की शुद्ध आगमों का निर्धारण या प्रमाणन करता है। तो आइए देखते हैं कि नियुक्ति एवं कार्यकाल के विषय में हमने अभी पढ़ा कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक का होता है। यह शपथ लेता है कि वह भारत के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखे, जैसे आज जीसी मुर्मू साहब ने किया है। भारत की एकता व अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा। सम्यक प्रकार से श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करेगा। संविधान की विधियों की मर्यादा बनाए रखूँगा। अच्छा, कर्तव्य, इसकी कर्तव्य और शक्तियाँ क्या क्या हैं? संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह केंद्र, राज्य या किसी अन्य प्राधिकरण या संस्था के महालेखा परीक्षक से जुड़े लेखा मामलों को व्यवस्थापित करे। इसी से जुड़े संसद ने महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया। इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा से लेखा को अलग करते हुए संशोधित किया गया। इसके कार्य इस प्रकार है कि वो भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि, प्रत्येक संघ शक्ति प्रदेश जहां विधानसभा हो से सभी व्यय संबंधी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। वह भारत की संचित निधि, भारत के लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि और प्रत्येक राज्य के लोक लेखा से सभी व्यय की लेखा परीक्षा करता है। ट्रेडिंग, तुलना पत्र, अनुषंगी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। वे सभी निकाय, प्राधिकरण जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार से अनुदान मिलता है, सरकारी कंपनियां एवं संबद्ध नियमों द्वारा
आवश्यक हो अन्य निगमों या निकायों का लेखा परीक्षण कैग द्वारा होता है। अच्छा ठीक है। महालेखा परीक्षक संसद का एजेंट होता है और उसी के माध्यम से खर्चों का लेखा परीक्षण करता है। इस तरह वह केवल संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। विनियोग लेखा वास्तविक खर्च की संसद की विनियोग अधिनियम के माध्यम से दी गई स्वीकृति के बीच तुलनात्मक स्थिति को सामने रखता है, जबकि वित्त लेखा वार्षिक प्राप्तियों तथा केंद्र सरकार की अदायगियों को प्रस्तुत करता है। अच्छा, कैग का कार्य क्या है कि कैग को यह निर्धारण करना होता है कि विधिक रूप में जिस प्रयोजन हेतु धन संवितरित किया गया था वह उसी प्रयोजन या सेवा हेतु प्रयुक्त या प्रभारित किया गया हो और क्या व्यय इस हेतु प्राधिकार के अनुरूप है। इस विधिक और विनियामक लेखा परीक्षा के अतिरिक्त कैग औचित्य लेखा परीक्षा भी करता है, अर्थात वह सरकारी व्यय की तर्क संगतता, निष्ठा, मितव्यता की भी जांच करता है और ऐसे व्यय की व्यर्थता और दिखावे पर टिप्पणी भी करता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि गुप्त सेवा व्यय कैग की लेखा परीक्षा भूमिका पर सीमाएं निर्धारण करता है। गुप्त सेवा व्यय पर कैग कार्यकारी एजेंसीज द्वारा किए गए व्यय के ब्यौरे की जानकारी नहीं मांग सकता, परंतु सक्षम प्रशासनिक प्राधिकारी के से प्रमाण पत्र को स्वीकार करना होगा ताकि व्यय इस प्राधिकार के अंतर्गत किया गया इसकी जानकारी हो सके, परंतु गुप्त सेवा व्यय कैग की क्षमता से बाहर है। अच्छा, कैग तथा निगम लेखा परीक्षा वाया डायरेक्ट कैग किन सरकारी निगमों के अंतर्गत आती है। दामोदर घाटी निगम, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन इत्यादि। अच्छा, आंशिक रूप से लेखा परीक्षा जो कैग की जिम्मेदारी होती है, जैसे कुछ अन्य निगमों की लेखा परीक्षा निजी पेशेवर लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है जो सीएजी की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और यदि आवश्यक हो तो सीएजी पूरक लेखा परीक्षा भी, पार्शियल लेखा परीक्षा भी कर सकता है, जैसे केंद्रीय भंडारण निगम, औद्योगिक वित्त निगम और अन्य एक्सेट्रा। कुछ अन्य निगमों को पूरी तरह निजी लेखा परीक्षा की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कौन कौन से हैं। वो हैं जैसे आपकी एलआईसी हो गई, आरबीआई हो गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया। तो ये जो अन्य निगम हैं इनकी पूरी तरह निजी लेखा परीक्षा की जाती है। लेखा परीक्षा निजी पेशेवर अंकेक्षकों द्वारा की जाती है तथा इसमें सीएजी की कोई भूमिका नहीं होती है। वे अपना वार्षिक प्रतिवेदन लेखा सीधे संसद को प्रस्तुत करती हैं। ठीक है। कैग राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्तीय लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट या सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। सर पॉल एच एपल वाइस द्वारा भारतीय प्रशासन पर अपनी 2 रिपोर्टों में सीएजी की कड़ी आलोचना की है तथा उसके कार्य के महत्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है। उन्होंने यह राय दी कि सीएजी को लेखा परीक्षा के दायित्व से मुक्त कर देना चाहिए। भारतीय लेखा परीक्षा की उसकी आलोचना इस प्रकार है कि भारत में सीएजी का कार्य वास्तव में औपनिवेशिक शासन की एक विरासत के रूप में है। अच्छा, इसमें एक है कि ब्रितानी शासनकाल में 1753 में इंडियन ऑडिट एवं अकाउंट डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी, जो आज भी उसी तरह काम कर रहा है। आज सीएजी निर्णय लेने या काम करने की बढ़ती अनिच्छा का प्राथमिक कारण है। लेखा परीक्षा का दमनात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव है। लेखा परीक्षक जानते हैं कि लेखा परीक्षा क्या होती है, लेकिन यह प्रशासन नहीं है, यह आवश्यक है, किंतु यह एक अत्यंत नीरस एवं सीमित परिप्रेक्ष्य एवं सीमित उपयोगिता वाला कार्य है। किसी विभाग का उपसचिव अपने विभाग की समस्याओं के बारे में सीएजी तथा उसके समस्त कर्मचारियों से ज़्यादा जानता है। तो आइए चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या देखा है। तो कैग कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, जो आर्टिकल 148 के तहत आता है। देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। वित्तीय प्रशासन की जिम्मेदारी केंद्र व राज्य स्तर दोनों पर होती है। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है।
इसकी कार्य एवं शक्तियाँ क्या क्या हैं? आर्टिकल 149 के तहत इसकी कार्य एवं शक्तियाँ निर्धारित की गई हैं, जो कैग भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि, प्रत्येक संघ शासित प्रदेश एवं सभी व्यय संबंधित लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। कैग केंद्र और राज्य को किसी भी विभाग द्वारा सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ हानि लेखाओं, तुलना पत्रों, अनुषंगी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। आर्टिकल 151 में के अंतर्गत कैग केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, जो उसे संसद पटल पर रखते हैं। आर्टिकल 279 के अंतर्गत कैग किसी कर या शुल्क की शुद्ध आगमों का निर्धारण प्रमाणन करता है। कैग राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है: विनियोग लेखाओं पर, वित्तीय लेखाओं पर, सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में कुछ टर्म्स हैं वो जान लेते हैं। इसे संसद का एजेंट कहा जाता है। ब्रिटानी शासनकाल में 1753 में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी एवं पॉल एच एप्पलवाइज द्वारा कैग की आलोचना की गई है। और करंट जो कैग है हमारे, वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की गई है। इससे पहले राजीव महर्षि थे। गिरीश चंद्र मुर्मू पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। तो थैंक यू आप सभी को सुनने के लिए।